मेरा नाम नीरू। मेरे मोटे नैन नक्श लंबे बाल में बहुत खूबसूरत लड़की थी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ही बदसूरत थी। मैं छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। अभी मैं 25 साल की हुई थी। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मैं ये सोचकर अंदर से टूट गई थी कि इतनी छोटी उम्र में विधवा की मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। मेरे पति को गए हुए अभी 10 दिन ही हुए थे। रजत मेरे पास आया, जो मेरे पति का सबसे खास दोस्त था। बोला, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मैंने उसके साथ चलने से मना कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी तक तो मेरे पति की लाश भी नहीं मिली है। तुम चले जाओ यहाँ से। वह गुस्से में वहां से चला गया। विनय के बिना मेरी दुनिया वीरान हो गई। मैं अकेली और तन्हा हो गई थी। मेरे पास मेरी 4 साल की बेटी के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे और मेरी बेटी को भूख से तड़पते हुए दिन गुजारने पड़े। मैं अपने भाई भाभी के पास गई, लेकिन उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया और कहा, अपने गांव चली जा, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आखिरकार मुझे गांव लौटना पड़ा। विनय की यादें और हमारी बेटी मेरे लिए सब कुछ थीं। लेकिन पेट की भूख और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। गांव में सिर्फ खेती का ही काम था, जो मुझे आता नहीं था। गांव में काम के नाम पर सिर्फ शुगर मिल ही थी, और वहां सिर्फ मर्दों को ही काम दिया जाता था। मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना था, इसलिए मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैं मर्द बनकर उसी शुगर मिल में काम करने लगी। अपने बदले हुए हुलिये और आवाज से मैंने सबको ये यकीन दिला दिया कि मैं एक मर्द हूं। किसी को भी शक नहीं हुआ। 1 साल इसी तरह बीत गया। मैं मेहनत करती रही और अपनी बेटी की देखभाल करती रही, लेकिन हर दिन डर के साए में जीती थी कि कहीं मेरी असलियत न खुल जाए। फिर एक दिन, जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, उस दिन सारे मजदूर फैक्ट्री से जा चुके थे, लेकिन मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं रुकी रही। बारिश में भीगने की वजह से मेरे कपड़े शरीर से चिपक गए थे। उसी वक्त फैक्ट्री का मालिक रजत वहां आ गया। उसकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थीं। वो मुझे देखता रहा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, पास के कमरे में जाओ और बदल लो। मैं डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे खतरनाक लग रहा था। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। मालिक ने जब ज्यादा जिद की तो मैं उनके साथ चली गई। उनके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे थे। वह मुझे घर रहा था। उसने मुझे कहा को कपड़े पहन लो। मैं तो औरत थी, उसके सामने कैसे कपड़े पहन सकती थी। मेरी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने सोचा आज तो सब राज खुल जाएगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। फिर वह फैक्ट्री का मालिक बोला, मुझे लगता है फैक्ट्री के अंदर पानी जा रहा है, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो और आ जाओ। मैंने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया कर मैं पुरानी याद में खो गई। शादी के बाद जब मैं पहली बार सजी संवरी दुल्हन बनकर विनय के घर पहुंची, तो सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। मेरे लिए हमारा घर भी जैसे एक सपने जैसा था। एक साधारण सा घर, लेकिन साफ सुथरा और प्यारा। लेकिन मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख हो रहा था। मेरा पति एक चीनी मिल फैक्ट्री में मजदूर था और मेरी मजदूर से शादी कर दी। मुझे मेरे पति के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहां पर सब लोग मेरे लिए अनजान थे। एक गोरा चिट्टा लड़का आया और सबसे पहले मेरा घूंघट उसने उठाकर उसने कहा, बहुत खूबसूरत हो जी। मेरे पास एक गिफ्ट रखकर चला गया और बोला, विनय तो आपको देखकर पागल ही हो जाएगा। मेरी सुहागरात का कमरा गांव की औरतों ने सजाया था। मैं घबराई हुई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कमरे में फिर एक लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा एक लड़का आया। वो मुझे देखकर बोला, डरो मत नीरू, हमारे घर में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मेरे माता पिता का पहले ही सर्वागास हो गया। मैं बहुत डर गई थी। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा, जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं लेते, मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे चैन की सांस मिली। मैंने सोचा, लड़का तो अच्छा है, सुंदर भी, लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि वह एक मजदूर था। मैंने पूछा, वह लड़का कौन था जो मुझे गिफ्ट देकर गया? विनय बोला है, वह मेरा दोस्त रजत, शुगर मिल फैक्ट्री का मालिक। मैं मन ही मन अपने भाई को कोस रही थी। इससे तो अच्छा मेरी शादी उससे रजत से हो जाती। वह मिल का मालिक तो है। अगली सुबह जब मैंने घर को देखा तो घर में जरूरत का सारा सामान था। मैंने सोचा, एक मजदूर होकर भी घर में सब सामान है। धीरे धीरे समय बीतता गया। विनय बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखते थे।
उनकी अच्छाई मुझे उनकी ओर खींचती गई और मैं भी उन्हें चाहने लगी। लेकिन विनय का दोस्त रजत, जब भी मौका मिलता मैं घर पर अकेली होती वहां जाता और मुझे टच करने की कोशिश करता। कहता आप बहुत खूबसूरत हो। मैं भी मजाक में कह देती आप भी शादी कर लो। कहता नहीं, मुझे तो आपसे ही शादी करनी थी, बिल्कुल आप जैसी ही लड़की चाहिए। मुझे उसकी नज़र अच्छी नहीं लगती थी और मैं उससे कुछ कह भी नहीं पाती थी क्योंकि वह विनय का दोस्त था और मिल का मालिक भी। एक दिन विनय को जल्दी थी और भी खाना लेकर नहीं गए। मैं सोचा चलो आज मैं ही जाकर उन्हें दे आती हूँ। पहली बार मैं विनय के लिए खाना लेकर गई। फैक्ट्री के दरवाजे पर ही एक मजदूर ने मुझे मैडम जी कहकर बुलाया। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई मैडम नहीं हूँ, मैं तो विनय की पत्नी हूँ। तब उसने बताया, मैडम जी विनय साहब भी तो मालिक हैं। ये मिल तो रजत और विनय साहब दोनों की है। मैं हैरान रह गई। अब तक मैं विनय को एक साधारण मजदूर समझती थी, लेकिन वो तो इस मिल के मालिक थे। उस दिन मुझे अपने आप पर शर्म आई कि मैंने उन्हें कभी उनके ओहदे से तोला। समय बीतता गया। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। मैं प्रेग्नेंट हुई और हमारी प्यारी सी बेटी हुई। हमारा परिवार पूरा हो गया था, लेकिन किस्मत को मेरी खुशियां मंजूर नहीं थीं। एक दिन विनय अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने गया। उसी दिन मुझे खबर मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसकी तलाश में हफ्तों बीते पर कुछ भी हाथ नहीं आया। इतने में फैक्ट्री का मालिक आ गया और जोर से चिल्लाया, कब से तुझे आवाज दे रहा हूं। मैं एकदम से डर गई। उसने कहा, तूने अब तक कपड़े भी नहीं बदले। यह मालिक कोई और नहीं रजत ही था। उसने मेरे चेहरे से साफ हटाए और हटते ही एकदम दंग रह गया। तुम इतने दिनों से काम कर रही हो और मुझे आज तक पता ही नहीं चला। उसे दिन तो तूने मुझे ठुकरा दिया था, ना मैं गया था ना तेरे पास चलकर। मैंने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे खतरनाक लग रहा था। मैंने कहा नहीं, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझे घसीटते हुए पास के कमरे में ले गया। मेरी सच्चाई उसकी नजरों के सामने आ चुकी थी। मैं एक औरत थी, वो औरत जो अपनी बेटी की भूख मिटाने के लिए मर्द बनकर काम कर रही थी। रजत ने मुझे धमकाया, तुम्हारी सच्चाई अब मेरे हाथ में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस मिल से निकाल दूंगा। उसने जबरदस्ती मुझे अपने घर में बंद कर लिया। मेरी बेटी को भी वहीं ले आया। मुझे हर दिन यातनाएं देता। मुझे कैद कर रखा, बाहर जाता तो ताला लगाकर जाता। मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। रजत के घर में बीते हुए वो 6 महीने किसी नर्क से कम नहीं थे। हर दिन वो मुझे ताने देता, धमकियां देता और जबरदस्ती अपनी बीवी होने का दावा करता। मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देता था। मेरी बेटी को उसने अपने कमरे में रखा था और हर वक्त मुझे इस बात की धमकी देता कि अगर मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की तो मेरी बेटी को मार देगा। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरी बेटी के लिए मैं सहती रही। वो मासूम थी, उसे क्या पता कि उसकी माँ किस यातना से गुजर रही है। मैं हर दिन रोती थी और सोचती थी कि काश विनय वापस आ जाता, पर यह एक नामुमकिन ख्वाब था। लेकिन किस्मत को शायद मेरी तकलीफें कम नहीं लग रही थीं। एक दिन जब रजत घर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, नीरू मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें अब मेरी बीवी बनकर इस घर में रहना होगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए तुम्हारे पास से छीन लूंगा। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। रजत ने हंसते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ अपनी बेटी की लाश देखने के लिए। उसने अपने घर के मंदिर में मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। उसे दिन के बाद रजत मुझे अपने साथ फैक्ट्री में ले जाने लगा। एक दिन फैक्ट्री में एक लंबा चौड़ा और मर्दाना हुलिये वाला आदमी आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। उसने खुद को एक इन्वेस्टर बताया और कहा कि वो मिल में पैसे लगाना चाहता है। उसका नाम था विक्रम। उसने रजत से बात की और कहा कि वो फैक्ट्री को और बड़ा करना चाहता है। रजत ने लालच में आकर उसे पार्टनरशिप कर ली। मुझे उसमें कुछ अजीब सा लगता था। उसकी आंखों में एक ऐसी पहचान थी जो मुझे बार बार उलझन में डाल देती थी। वो मेरी मदद भी करने लगा। जब भी मैं गिरती वो मुझे सहारा देता। लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा अपने अतीत की याद दिलाता था। एक दिन विक्रम मेरे पास आया और बोला, नीरू तुम्हारे चेहरे पर हमेशा डर क्यों छाया रहता है? क्या तुम ठीक नहीं हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। उसके सवाल में चिंता थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दर्द भी था जो मुझे बार बार मेरे अतीत की ओर खींच रहा था। मैंने कहा, आप मुझसे दूर रहिए।
विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, शायद मैं समझ पाऊं। क्या तुम मुझे अपनी कहानी नहीं बता सकती? उस रात मैं पहली बार किसी से अपने दर्द को बांट रही थी। मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। विक्रम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं, बल्कि गुस्से के भी थे। उसने कहा, नीरू, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत है, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें न्याय मिलेगा। मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर आई, लेकिन तभी मेरे मन में एक सवाल उठा। विक्रम, तुम मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो? विक्रम ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा विनय हूं, नीरू। वो लम्हा मेरी पूरी दुनिया बदल गया। मेरा विनय, जिससे मैं मरा हुआ समझ चुकी थी, वो मेरे सामने खड़ा था। लेकिन उसका चेहरा वो वही नहीं था जिसे मैंने आखिरी बार देखा था। विनय ने बताया कि पहाड़ों में हुए हादसे के बाद उसे वहां के लोगों ने बचा लिया था। उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया था, इसलिए उसे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। लेकिन उसकी याददाश्त भी खो गई थी। महीनों बाद जब उसे उसकी यादें वापस आई, तो उसने खुद को बदलकर एक नए इंसान की तरह अपने गांव वापस आने का फैसला किया। उसने कहा, जब मुझे याद आया कि मेरी नीरू और मेरी बेटी मेरे बिना तड़प रही होंगी, तो मैंने खुद को संभाला और तुम्हें ढूंढने की ठान ली। एक दिन मुझे राम सिंह चाचा मिले जो फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। मैंने पूछा कि यहाँ पर नीरू और उसकी बेटी रहती थी। तो उसने कहा, आप कैसे जानते हो? तो मैंने उसे सारी बातें बताई। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। विनय ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया। रजत को किए की सजा मिली।